डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है और हम कंटिन्यू करेंगे अपने स्कैन फंक्शन को, जिसमें लास्ट एग्जांपल में हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि जिसमें हमें स्कैन फंक्शन समझना है और उसके लिए एग्जांपल जो थी वो ये थी कि यूज़र एंटर करेगा डिस्टेंस किलोमीटर्स में और हम उसे कन्वर्ट करके दिखाएंगे मीटर्स में। ठीक है, मैंने ये बताया था कि स्कैन एफ फंक्शन बिल्कुल प्रिंट एफ फंक्शन की तरह लिखा जाता है। जहाँ प्रिंट एफ लिखा हुआ है वहाँ पे आपने स्कैन एफ लिखना है। जहाँ परसेंट एस लिखता है ये भी बिल्कुल वैसे ही परसेंट एस या फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। परसेंट एस इसलिए आया है क्योंकि ग्रेड एक स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो परसेंट डी आ जाता। अब के जो है वो क्या है, एक फ्लोट वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट एफ लगाया डबल कोट्स में। जो एक इजाफी चीज़ आती है स्कैन एफ फंक्शन में वो ये है कि वेरिएबल के साथ ये एंड का साइन लगता है। अब यहाँ पे एंड का साइन क्या है? एंड का साइन क्या रहता है जी? एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? एड्रेस ऑपरेटर ये करता है कि रैम के अंदर, जिस तरह मैं पहले भी अपने जहन में आप जो है वो मैं एक फिगर से आपको बता चुका हूँ कि रैम के अंदर बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। बिल्कुल एक फुट की तरह देखें या एक जो है वो क्लास के अंदर लगे हुए बेंचों की तरह देखें, जो एक के बाद दूसरा बेंच लगा होता है तरतीब से, और हर बेंच पे आप समझे कि चार चार लोग आ सकते हैं। तो रैम के अंदर इस तरह क्या होता है कि एक स्लॉट या एक बेंच के ऊपर इस तरह चार लड़के बैठ सकते हैं। इस तरह रैम की एक स्लॉट के अंदर 4 बाइट का डेटा आ सकता है। 4 बाइट का डेटा रैम की एक स्लॉट में आता है, तो इस तरह उसकी हज़ारों स्लॉट्स होती हैं। तो आप देख लें 4 GB की रैम या 8 GB की रैम या 16 GB की रैम। तो उसमें यह होता है कि मिसाल 4 GB की रैम है तो वो 4 GB की एक रैम नहीं होती, बल्कि दो 2 GB की दो रैम्स लगी होती हैं। 8 GB की है तो उसमें 4 4 GB की दो रैम्स लगी होती हैं। ठीक है, तो उसमें जितनी बड़ी रैम का साइज़ होगा उतनी स्लॉट्स ज़्यादा हो जाएंगी। हर स्लॉट 4 बाइट का डेटा अपने पास स्टोर करती है। अब एक चीज़ अपने ज़हन में ये रखें कि जब आप हर बेंच जो है उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे, जिस तरह बेंचों की नंबरिंग है, बेंच 1 है, बेंच 2 3, रो नंबर 1 बेंच 1, रो नंबर 2 बेंच 2, इस तरह अगर आप उसकी एड्रेस बताते हैं तो पेपर में क्या होता है, स्टूडेंट जब आते हैं अपने पेपर देखने के लिए और पेपर उन्होंने देना होता है, उसको पता होता है कि उसका रोल नंबर कहाँ लिखा हुआ है। तो असल में स्टूडेंट क्या है, वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने स्टोर कहाँ पे होना है, डेटा में जाके स्लॉट के अंदर। स्लॉट क्या है? एक बेंच है। स्टूडेंट उस बेंच पे जाके बैठेगा जिस पे उसका रोल नंबर मौजूद है। तो इस तरह हर स्लॉट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जिस तरह घर का एड्रेस होता है इस तरह हर स्लॉट का भी एक एड्रेस होता है। एक स्लॉट है उसका एक एड्रेस है, फिर उसकी नेक्स्ट स्लॉट का एक एड्रेस है। जिस तरह घरों के नंबर होते हैं 435, फिर 436, फिर 437, इस तरह स्लॉट्स के भी सारे एड्रेस होते हैं। हर स्लॉट के अंदर कितना डेटा आता है? 4 बाइट का। हर स्लॉट का अपना अपना एक एक एड्रेस है। जो एक स्लॉट का एड्रेस है वो एड्रेस किसी दूसरी का नहीं हो सकता। जिस तरह एक मकान का एड्रेस है वो किसी दूसरे मकान को नहीं मिल सकता। अब जब एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, ये इसका काम ये है कि रैम के अंदर जो वेरिएबल, मिसाल के तौर पर अब यहाँ इस एग्जांपल के अंदर देखें तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो क्रिएट हुआ है वो के वेरिएबल है। इस के वेरिएबल में डेटा ने जाके स्टोर होना है। तो ये जो एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर रैम के अंदर, जब आपने ये लाइन लिखी थी ना के, तो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया रैम में किसी जगह पे जो शुरू से ढूंढना शुरू होंगे, और शुरू के अंदर जो यानी पहली स्लॉट से हम शुरू करेंगे ढूंढना, और अगर पहली स्लॉट खाली है तो वहीं वही जगह जो है वो के लिए रिजर्व हो जाएगी। लेकिन जिस तरह पार्किंग में आप जाते हैं ना, तो वेरिएबल स्टोर करने का तरीका बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी पार्किंग में चले जाए। तो जब आप पार्किंग में जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, ये शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आगे जाते हैं, अगर आपको शुरू में ही खाली जगह मिल जाए तो आप अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी वहीं जो है वो खड़ी कर देते हैं। और अगर आपको वो जगह शुरू में न मिले तो आप क्या करते हैं कि फिर मजीद आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, जहाँ खाली जगह मिले फ़ौरन वहीं आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्किंग के अंदर खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी रैम के अंदर भी इसी तरह डेटा स्टोर होता है कि के जो है वो शुरू से रैम की स्लॉट्स जो है, आप समझिए कि पार्किंग के अंदर जो जगह है गाड़ियों की या मोटरसाइकिल की, स्लॉट वो है। तो जो शुरू में खाली नजर आएगी के वहाँ, वो के लिए जगह रिजर्व हो जाएगी। के वहाँ पे वो उस जगह का नाम बन जाएगा के, ये के वेरिएबल के लिए। और अभी उसमें डेटा स्टोर नहीं हुआ। डेटा कब स्टोर होगा?
जब यूज़र ये लाइन लिखेगा और ये लाइन लिखने में यूज़र जब कीबोर्ड से कोई डेटा टाइप करेगा तो के में जाके स्टोर होगा। लेकिन जो डेटा टाइप करेगा वो के में क्यों स्टोर होगा? इस एड्रेस ऑपरेटर की वजह से। ये एड्रेस ऑपरेटर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो डेटा आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जिस लोकेशन का नाम के है। ठीक है, तो क्या होगा? वो के पे जाके स्टोर हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? इस बात को यकीनी बनाता है कि जो लोकेशन के लिए रिजर्व हो चुकी है, जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो उस जगह पे जाके स्टोर हो जाए, क्योंकि के अंदर अभी डेटा स्टोर नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसे समझिए जैसे पार्किंग है लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी की पार्किंग है। उस यूनिवर्सिटी की पार्किंग के अंदर हर जगह पे जो है वो बोर्ड लगा हुआ है कि ये किस बंदे की पार्किंग है, ये फलां बंदे की पार्किंग है, ये फलां टीचर की पार्किंग है, ये फलां टीचर की पार्किंग है, प्रिंसिपल की पार्किंग है, नंबरिंग हुई भी है। उसमें एक स्लॉट जो है वो के लिए। अब जब जो है वो उस के वाली जगह पे जो डेटा है यूजर ने टाइप किया वो के वाली जगह पे कैसे आके स्टोर होगा? ये एड्रेस ऑपरेटर इस चीज को यकीनी बनाएगा कि के वाली जगह पे वही डेटा जाके स्टोर हो जिस बंदे के नाम की वहां पे तख्ती लगी हुई है उसी जगह पे जाके स्टोर हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा? रैम के अंदर जो लोकेशन के लिए रिजर्व हो चुकी है, जो लोकेशन के लिए मखसूस हो चुकी है, उस लोकेशन पे जाएगा और जो डेटा यूजर ने एंटर किया है वो वहां पे जाके स्टोर कर देगा। सिंपल। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। अब हम आते हैं कि जब आप मेरे पास डेटा स्टोर हो गया, के में वो डेटा आ गया, सपोज के में अंदर 1000 वैल्यू 1000 एंटर हो गया, हमने जो है वो क्या करना है जी? मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मीटर्स के लिए क्या होता है कि मीटर्स छोटी जो है वो यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है। तो किलोमीटर के अंदर अगर 2 किलोमीटर है तो इसका मतलब है कि मीटर्स कितने होंगे? 2000 किलोमीटर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एम में हमने डेटा स्टोर करना है। एम इक्वल्स के अंदर यूजर ने एंटर डेटा किया हुआ है तो के मल्टीप्लाई किससे होगा? 1000 से। तो अब क्या होगा कि जो भी डेटा के अंदर स्टोर हुआ हुआ होगा, सपोज यूजर ने 3 एंटर किया है, 4 एंटर किया है, 5 एंटर किया, 5 किलोमीटर अगर एंटर किया है तो 5 × 5000 ये 5000 मीटर हो जाएगा। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ डबल कोट्स के बाद कामा और कामा के बाद वेरिएबल नेम। लेकिन चूंकि ये पहले ऊपर प्रिंट हुआ हुआ ना इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अब ये चीज़ जो प्रिंट हो ये नई लाइन पे प्रिंट हो। हम चाहते हैं कि ये उसके साथ उसी लाइन में प्रिंट ना हो बल्कि नई लाइन पे प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे? शुरू में बैक स्लैश एन लगा देंगे। तो जब शुरू में बैक स्लैश एन लगाएंगे तो पहले नई लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? इस जगह पे नई लाइन के बाद बिल्कुल शुरू में हम चाहते हैं कि एम की वैल्यू प्रिंट हो, तो एम के लिए हम क्या लगाएंगे? %f। डबल के लिए भी %f यूज होता है और फ्लोट के लिए भी %f यूज होता है। इन दोनों डेटा टाइप्स के लिए, फ्लोट हो या डबल हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज होता है? %f। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं जी एड्रेस ऑपरेटर या स्कैन कह देते हैं। और अब जब आप इसको रन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ में आपने लिखा है इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स और उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन लगाया है। तो स्कैन एफ फंक्शन क्या कर रहा है? आपको इस बात पे मजबूर कर रहा है कि आप वैल्यू इंटर करें कीबोर्ड से। मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 23.23 क्योंकि वो फ्लोट में है ना, तो मैं 23.65 कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं ये लिखूंगा और उसके बाद मैं इंटर दबाऊंगा तो वो क्या करेगा? नई लाइन इंटर की है उसने और उसके बाद उसने मुझे बता दिया कि 23,650 ये उसका जो है वो अ, हमारे पास रिजल्ट आया है। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्कैन फंक्शन को इस्तेमाल किया कि स्कैन फंक्शन के हमने दो हिस्से किए हैं। डबल कोट्स वाला हिस्सा बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंट एफ का डबल कोट्स वाला हिस्सा है। इसके अंदर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, इस प्रिंट एफ के अंदर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। फिर उसके बाद कॉमा और वेरिएबल नेम, यहाँ पे भी कॉमा वेरिएबल नेम। लेकिन एक चीज़ जो स्कैन एफ में इजाफी आती है वो आती है एड्रेस ऑपरेटर। और एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है कि रैम के अंदर
वो लोकेशन जो वेरिएबल के लिए मखसूस या रिजर्व हो चुकी है उस जगह पे जाए और जो डेटा यूजर ने कीबोर्ड से एंटर किया वो डेटा वहां पे जाके स्टोर कर दे। ठीक है, तो अब हम जो है वो जो चीज़ हमने यहाँ पे की है कि खुद से वैल्यूज दी है ग्रेड की, यहाँ पे वो हम वैल्यू नहीं दे रहे बल्कि हम जो है वो यूज़र से वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद हम आते हैं कि एक और प्रोग्राम देख लेते हैं हम। वो प्रोग्राम है जी कि यूज़र से आप क्या लें, बेस और हाइट। बेस और हाइट लें और फाइंड करें एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बेस और हाइट। मैं अभी फ्लोट्स को ख़त्म करता हूँ और इसे भी ख़त्म करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं। बेस और हाइट हमने यूज़र से लेनी है, तो पहले हम लिखते हैं बेस। इसको हम फ्लोट टाइप इसलिए बना रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर कोई पता नहीं होता, लोग पॉइंट्स में भी डेटा दे देते हैं, पॉइंट्स के बगैर भी दे सकते हैं। तो अगर आप फ्लोट लिखेंगे तो अगर कोई इंटीजर में दे या पॉइंट में दे तो दोनों किस्म का डेटा फ्लोट हैंडल कर सकता है। बेस और उसके बाद क्या है हमारे पास, बेस के बाद है हमारे पास हाइट। तो हाइट के लिए वेरिएबल हम HEIGHT ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर बेस और हाइट दोनों के अंदर हमने डेटा जो लेना है वो यूज़र से लेना है। और फिर हम एक डेटा ले रहे हैं जी एरिया। एरिया के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एरिया और इसको हमने डबल रखा है। हम चाहें तो फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल भी ठीक है, डबल बड़ी डेटा टाइप है। ठीक है, हम वो कर लेते हैं। उसको हम लिखते हैं इंटर बेस। ठीक है, इंटर बेस और यूज़र से वो हम जो डेटा है वो स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे %f ही आएगा लेकिन यहाँ के की जगह क्या आ जाएगा, बेस। इसी तरह अब हम इंटर करेंगे जी एक और इंटर हाइट, HEIGHT। इससे पहले हम \n लगाते हैं ताकि ये नई लाइन पे प्रिंट हो। और उसके बाद अब यहाँ पे यहाँ बेस की जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे वेरिएबल हाइट, HEIGHT ये वाला यूज़ कर लेंगे। एंड ऑपरेटर वैसे ही है। अब हमने एरिया फाइंड करना है तो m की जगह पे ARE एरिया आ जाएगा। और फार्मूला है ट्रायंगल का वो है जी हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ का मतलब होता है कि 0.5, 1/2, 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, HEIGHT ये हाइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया फाइंड किया। हाफ को 0.5 कह दिया, उसके बेस से और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एफ एरिया \n लगाया, नई लाइन पे प्रिंट हो और यहाँ पे प्रिंट एफ ऐसे ही लगेगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो गया, ये एरिया आ गया क्योंकि एरिया के अंदर यहाँ पे सारा कुछ स्टोर हो रहा है, यहीं कैलकुलेट हो रहा है। तो एरिया %f और \n हमने इससे पहले क्यों लगाया कि पहले नई लाइन प्रिंट हो और फिर एरिया की वैल्यू प्रिंट हो। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको कह देते हैं जी स्कैन एफ फंक्शन का हम एक और एग्जांपल करें, स्कैन एफ 2। आप देखेंगे कि रन हम करेंगे तो हमसे बेस मांगेगा। बेस में एंटर कर देता हूँ 5.7। एंटर हाइट वो मैं कर देता हूँ 7.9। ठीक है, और वो मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है कि एरिया। लेकिन मुझे यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। मैं यहाँ आसानी के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ \n, नई लाइन के बाद मैं लिख देता हूँ एरिया इक्वल्स, जहाँ प्रिंट होना है वहाँ \f %f लगा हुआ है। तो अब ये साथ मुझे ये भी बताया जाएगा कि एरिया क्या है। एरिया किस चीज़ का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स। तो अब यहाँ पे बेस एंटर कर रहा हूँ मैं 3.2, हाइट एंटर कर रहा हूँ मैं 5.6 और मुझे लिखा हुआ आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 8.96 और ये पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसने मुझे दे दिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने स्कैन एफ फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया है और उसकी मदद से हमने यूज़र से डेटा लिया है
और फिर उसको हमने अपने प्रोग्राम में मज़ीद इससे वैल्यूज़ कैलकुलेट भी किए हैं और फिर उसको प्रिंट करवाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे कुछ और एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।